हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल आपका एग्ज़ाम है डीएसबीएम का। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे आप लोगों को। ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हो सकता है जो भी आपके कन्फ्यूज़न हों वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएँ। इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे दिमाग में था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, अगर आए तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए तो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें भाई। टू स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, टू स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है। बताइए भाई। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होते हैं 1 2 3 जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो इसमें जो टू स्टेज है उसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। बी क्या है, प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर। और सी क्या है, प्रोड्यूसर होलसेलर एजेंट कंज्यूमर। और डी ऑप्शन हमारा है, डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है ऑल। तो इसमें से कौन सा हो सकता है ये बताइए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में अगर बात की जाए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कौन सा होगा टू स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बताओ बच्चों, सोचो, जस्ट थिंक। आया समझ में? क्योंकि भाई पढ़ा हुआ है ये है, पढ़ी हुई चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो प्रॉब्लम है। इसीलिए तो मैंने इसको डाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा सी। तो टू चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रोड्यूसर, होलसेलर, एजेंट और कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, क्योंकि कोई भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन में आ जाए तो आप टिक कर सकते हो। अब जीरो स्टेज में भी ऑप्शन क्या है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर होलसेलर एजेंट कंज्यूमर, या प्रोड्यूसर होलसेलर जॉबर रिटेलर। तो जीरो स्टेज की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन हमारा प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इट मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वन स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वन स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बताओ भाई बच्चों। प्रोड्यूसर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर रिटेल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर होलसेलर एजेंट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर होलसेलर जॉबर रिटेलर्स। तो अगर हम करते हैं किसकी, वन स्टेज की बात, तो वन स्टेज में आता है प्रोड्यूसर रिटेलर कंज्यूमर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, थ्री स्टेज। अगर थ्री स्टेज आ जाता है तो उसमें ऑप्शन हमारा हो सही क्या होगा, प्रोड्यूसर होलसेलर जॉबर रिटेलर और कंज्यूमर। ये थ्री स्टेज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। अब हम देखते हैं कौन सा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फैक्टर्स टेकन इन कंसिडरेशन वाइल सिलेक्शन ऑफ मिडिल मैन। जब जो है कोई भी फार्मेसी को ओपन करनी हो, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करना हो, तो जो मिडिल मैन होता है, मिडिल मैन को सेलेक्ट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। वो क्राइटेरिया, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। वो कौन से होते हैं हमारे, लोकेशन ऑफ द मिडिल मैन प्रमाइसेस। जो मिडिल मैन है उसकी जो प्रमाइसेस है वो किस लोकेशन में है, गांव में है, शहर में है, करंट लोकेशन है, या थोड़ा सा आउटर में है, सब चीज़ें। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी क्या है, भाई इतना एफर्ट कर पाएगा, इतनी चीज़ें रख पाएगा, उतना स्टॉक रख पाएगा कि नहीं। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मिडिल मैन, उसका नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस कितना है ना। तो ये सारे फैक्टर हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा। इसको जो है एक तरह से आप नोट्स भी मान लो इस स्लाइड को, दूसरा एमसीक्यू मान लो, नॉलेज के हिसाब से मान लो, जो मान लो उस तरह से मैंने ये बनाया है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेल ऑर्डर बिजनेसमैन इज ऑल्सो नोन एज। जो मेल ऑर्डर बिजनेस होता है उसको और क्या, सेलिंग थ्रू पोस्ट और शॉपिंग बाय पोस्ट। ए एंड बी दोनों बोलते हैं। क्या है, मेल ऑर्डर बिजनेस को क्या बोलते हैं, सेलिंग थ्रू पोस्ट और शॉपिंग बाय पोस्ट, यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही है। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर रिटेल ड्रग स्टोर। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एकदम थक गया हूं मैं जवाब दे दे के, ठीक। तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा से डाल दिया है। अब एक चीज़ मैं स्क्वायर मीटर में बता रहा हूँ, आप स्क्वायर फीट में उसको कन्वर्ट कर लेना, अदरवाइज फिर से कन्फ्यूज़न होगा। अब जब बात करते हैं यहाँ पे, देखो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखो। यहाँ पे पॉइंट क्या है, रिटेल ड्रग। रिटेल ड्रग स्टोर और होलसेल ड्रग स्टोर दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। दोनों के लिए मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड जो होता है वो भी हमारा अलग अलग होता है, ठीक। यहाँ पे बात किसकी है, रिटेल ड्रग स्टोर के लिए कितना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे है 10 स्क्वायर मीटर।
मैंने 10 बताया, लोगों ने पका दिया, मुझे 15 स्क्वायर लिखा है, 15 स्क्वायर मीटर लिखा है, लेकिन ये तो देखो कि जिस बुक में पढ़ा है उसके आगे ये भी लिखा है वो 15 स्क्वायर मीटर होलसेल के लिए है। ठीक है, तो कौन सा हमारा होगा 10 स्क्वायर मीटर। इसको स्क्वायर फिट में भी कन्वर्ट कर लेना। ठीक, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होलसेल ड्रग। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? होलसेल। इसको मैंने स्क्वायर फिट में लिखा है। ठीक, 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट और 250 स्क्वायर फीट। तो कितना होगा होलसेल के लिए? 150 स्क्वायर फीट। कितना? 150 स्क्वायर फीट। ध्यान से स्क्वायर फीट स्क्वायर मीटर में कंफ्यूज मत होना, रिटेल और होलसेल में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उम्मीद है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे फॉर्म में बहुत डाउट है आप लोगों को, तो मैंने एक साथ सारे फॉर्म लिख दिए हैं जो भी इसमें आते हैं। लाइसेंस टू सेल, देखो लाइसेंस दिया गया किसके लिए? सेल करने के लिए, चीज़ों को स्टॉक करने के लिए। एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल, ऑफर्स देने के लिए। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाई क्या? ध्यान से, रिटेल ड्रग्स। कौन से रिटेल ड्रग्स? जो स्पेसिफाइड हैं शेड्यूल सी और C1 में। इट मीन्स इसमें वो ड्रग रिटेल्स जो है सेल की जाएंगी, स्टॉक की जाएंगी, सेल की जाएंगी जो हैं शेड्यूल सी और C1 में आती हैं। याद रहे रिटेल। तो इनके लिए कौन जो लाइसेंस इशू होगा वो किस फॉर्म पे होगा? फॉर्म नंबर, ऑप्शन क्या है? डी, यानी फॉर्म 21। याद रहे फॉर्म 21 में होगा। जो C और C1 में ड्रग्स हैं उनकी रिटेल की जा सकती है। ठीक है, उसका लाइसेंस मिलेगा फॉर्म 21 में। ठीक, अब इसी का होलसेल सेम चीज़ है। शेड्यूल सी और C1 की जो स्पेसिफाइड ड्रग्स हैं उसका होलसेल का लाइसेंस किस पे मिलेगा? शेड्यूल फॉर्म नंबर 21B। ठीक, ध्यान से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि लास्ट डे है बच्चों, कल पेपर है आपका, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो दूसरी चीज़ आ गई। अभी तक हम बात कर रहे थे वो ड्रग जो ड्रग्स थी शेड्यूल सी और C1 में, उनका रिटेल होलसेल। अब हम बात करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो अदर देन C और C1 में है, मतलब जो C और C1 के बाहर की ड्रग्स हैं उनकी रिटेल करनी है हमको। तो उनका जो लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स बाय रिटेल अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1, इसका लाइसेंस किस फॉर्म पे मिलता है? फॉर्म 20, 20B, 21, 21B। तो ये होता है फॉर्म नंबर 20। याद रखना फॉर्म नंबर 20। ये वो ड्रग्स हैं जो C और C1 के बाहर की हैं, अदर देन C1। ओके, और ये रिटेल की बात हो रही। अब हम इसी के होलसेल की बात करेंगे। तो मे बी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, जिनको भी हो रहा है 2-3 बार वीडियो देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होलसेल के लिए क्या करेंगे? जो C1 के बाहर के ड्रग्स हैं उनकी सेल, स्टॉक, रिटेल के लिए क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट के लिए क्या करना पड़ेगा? होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस पे होगा हमारा? फॉर्म नंबर 20B। याद रहे फॉर्म नंबर 20B। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ टेंडर्स बाय विच परचेज डिपार्टमेंट में बी इनवाइट। किस तरह से जो परचेज डिपार्टमेंट होता है टेंडर्स मंगवाता है, इनवाइट करता है। उसमें सिंगल टेंडर, क्लोज टेंडर, ओपन टेंडर एंड ग्लोबल टेंडर, ये 4 तरह के होते हैं टेंडर्स। जिस तरीकों से क्या होता है कि टेंडर इनवाइट कराए जाते हैं फॉर परचेज डिपार्टमेंट, बाय परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन। कौन कौन से मेथड ऑफ कोडिफिकेशन होते हैं? अल्फ़ाबेटिकल मेथड होता है, न्यूमेरिकल मेथड होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन होता है, लोकेशन कोडिफिकेशन होता है। अब लोकेशन कोडिफिकेशन भी कुछ तरह का होता है, जैसे फिक्स्ड लोकेशन है, रैंडम लोकेशन है, जोनल लोकेशन है। ठीक, तो अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं? जैसे आपने मेडिकल स्टोर खोला, वहाँ पे अब जैसे फिक्स्ड लोकेशन कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स, जिनकी लोकेशन फिक्स्ड हो गई, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स एक साइड में रखी हुई है, कुछ हैवी आइटम्स से साइड में रखे हुए हैं। रैंडम लोकेशन, जोन वाइज लोकेशन, इस जोन से आया है, इस जोन भेजना है, इस जोन से आया है, इस जोन में भेजना है। जोनल वाइज भी उनकी लोकेशन अपने हिसाब से डिवाइड कर ली जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या है ड्रग स्टोर का कोडिफिकेशन होता है, या किसी भी बिजनेस का कोडिफिकेशन किया जाता है, जिससे चीज़ों को आसानी से, भाई पर्चा आया और आराम से आप निकाल के दे सको, इसके लिए होता है कोडिफिकेशन, ईज ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ऑल सही है हमारे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के कौन कौन से मेथड हैं? देखो ये भी क्या है, नोट्स टाइप से है। परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, ABC मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, VED एनालिसिस एंड लीड टाइम, और क्या है स्टॉक लेवल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सब क्या है? ये मेथड्स हैं
बाई जिनके थ्रू इन्वेंट्री क्या है कंट्रोल की जाती है, ठीक है। इन मेथड्स के थ्रू इन्वेंट्री कंट्रोल की जाती है, ओके। कि स्टॉक आइडेंटिफाई भी करना है, स्टॉक कम ना पड़ने पाए, ऑर्डर कितना करना है, कितना हमारे पास बचा हुआ है, किस तरह से उसकी सेल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ये सब चीज़ें इन मेथड्स के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ एबीसी मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल। एबीसी मेथड जो है उसका क्या एडवांटेज है, तो बेटर कंट्रोल ओवर कॉस्टली आइटम्स, जो कॉस्टली आइटम महंगे आइटम होते हैं उन पे कंट्रोल किया जाता है। मेंटेन स्टॉक इन बेटर वे, कोई चीज़ कम ना पड़ने पाए। दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग द स्टोरेज कॉस्ट, जो ऐसा रिड्यूस किया जाता है स्टोरेज कॉस्ट को, ठीक है। और डी यानी लॉ, पता चल गया होगा कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखना कि ये क्या है, एडवांटेज हैं एबीसी मेथड इन्वेंट्री कंट्रोल के। नेक्स्ट है सरप्लस स्टॉक में रेज ड्यू टू। अब अगर आपके पास सरप्लस स्टॉक ज़्यादा है तो वो किस वजह से है, इसका मतलब आपकी जो प्लानिंग है वो बराबर नहीं है, फॉल्टी प्लानिंग है या फॉल्टी बाइंग है हो गई। मींस जिसकी ज़रूरत नहीं जो आपके पास स्टॉक में उसको फिर से दोबारा से आपने बाई कर लिया या एक्स्ट्रा बाई कर लिया, ठीक। या फिर एक्सेसिव बाइंग। इम्प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग की जो फैसिलिटी है आपकी बराबर नहीं है। इट मीन्स कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे कि ये आइटम हमारे पास पहले से पड़ा है और दोबारा से आपने उसका ऑर्डर दे दिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं सरप्लस स्टॉक जो रेज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब टेक्निक और मेथड फॉर सेल प्रमोशन, सेल प्रमोशन के लिए कौन कौन से टेक्निक या मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं। डॉक्टर्स को फ्री सैंपल दे दिए जाते हैं, डीलर गिफ्ट, लोअर प्राइस यानी डिस्काउंट दे दिया जाता है, कूपन्स इशू किए जाते हैं, है ना, कि इस बार आप लीजिए इतने का लिए, अगली बार लेंगे तो इतने पिन कूपन को दिखाएंगे तो इतना % डिस्काउंट, एक्स्ट्रा क्वांटिटी एंड ट्रेड अनाउंस ऑल। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से सेल को प्रमोट किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट मीडिया। एडवर्टीजमेंट मीडिया कितने तरह की होती है भाई, प्रेस एंड टेलीविज़न, रेडियो, पिक्चरों में आप देखते होगे बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आता रहता है ना, डायरेक्ट मेलिंग और आउटडोर पब्लिसिटी, आउटडोर जगह जगह पे क्या पंपलेट्स वगैरह लगा दिए जाते हैं माइक से, प्लस मेल आप देखते होगे ज़रूरत के मेल कम और एडवर्टीजमेंट के मेल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड होते हैं एडवर्टीजमेंट के। नेक्स्ट है हमारा एसेट्स एंड कैपिटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ये देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये इसके पहले जब मैंने पढ़ाया था तो शायद आंसर में थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न था। तो वो चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना इसको और एज इट इज़ रट लेना, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक। तो इसमें क्या है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल, बिल्कुल नहीं। एसेट्स क्या होता है, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं और प्लस कैपिटल मिला के होता है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम चेंज कर दें, कैपिटल इक्वल्स टू कर दें तो उसी को हो जाता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यानी कि बी और सी हमारा सही है, इसको रट लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग डेट। अब अकाउंटिंग डेट क्या होती है, अकाउंटिंग पीरियड तो सुना है आपने, अकाउंटिंग डेट क्या है 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 अप्रैल और 31 मार्च। टिप है, हिंट है, द लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग डेट। ध्यान से पॉइंट समझो, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड की जो लास्ट डेट होती है दैट इज 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड होता है देखो, और जो लास्ट डेट होती है अकाउंटिंग पीरियड की होती है 31 मार्च। और होता क्या है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग डेट क्या होती है, लास्ट डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो लास्ट डेट क्या है 31 मार्च, इट मीन्स अकाउंटिंग डेट क्या होगी हमारी 31 मार्च, ओके। टाइप ऑफ अकाउंट, देखो इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ऑल। तो कई सारे बच्चों ने कमेंट किया सर क्या होता है नॉमिनल अकाउंट, क्या होता है रियल अकाउंट, क्या होता है पर्सनल अकाउंट, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो मैंने सीधा सीधा उठा के स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर कर दी है। तो आगे देखो क्या है, अब हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट, ठीक। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं विच रिलेट टू इंडिविजुअल, जो एक दूसरे से रिलेट, बिजनेस को आपसे रिलेट करते हैं। यानी आप जैसे टाटा फर्म हो गई, सोहन लाल का अकाउंट हो गया, है ना, सोहन लाल मेडिकल स्टोर है, भारत मेडिकल हॉल का अकाउंट हो गया। तो ये क्या है,
पर्टिकुलर कोई पर्सन है जिससे रिलेट करता है ये बिजनेस, मीन्स उसका अपना पर्सनल उसका अकाउंट है, मीन्स उसकी जो शॉप है उस शॉप के नाम पे वो अकाउंट है, ठीक है। मीन्स ग्रुप ऑफ पर्सन, फर्म, एसोसिएशन, कंपनीज के नाम पे वो उनका अकाउंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम पर्सनल अकाउंट, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट? अब रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि रिलेट करते हैं एसेट्स ऑफ द बिजनेस, मीन्स जो चीज फिजिकली प्रेजेंट हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स गुड्स विच कैन बी सीन, ऐसी चीजें जो आप देख सकते हो, टच्ड जिनको आप छू सकते हो, परचेज्ड एंड सोल्ड जिनको आप खरीद और बेच सकते हो, ऐसी चीजें जो आपको दिख रही हैं, ऐसी चीजें जो आप छू सकते हो, ठीक, परचेज खरीद सकते हो, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। मीन्स जैसे कैश अकाउंट होता है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट होता है, प्लांट एंड मशीनरीज का अकाउंट होता है। तो ये क्या है भाई, लैंड जो है आप देख सकते हो कि हाँ भाई ये जमीन पड़ी हुई है, बिल्डिंग है, प्लांट ये बड़ा सा प्लांट पड़ा लगा हुआ है, मशीनरीज का अकाउंट मीन्स ये बड़ी सी मशीनरी आपकी अवेलेबल है ना, दिख रही है वो मशीनरीज, ठीक। तो ये हो जाता है क्या, दैट इज कॉल्ड रियल अकाउंट, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? अब देखो नॉमिनल अकाउंट रियल अकाउंट के ठीक अपोजिट होता है। ये क्या होता है, ना तो इसको हम छू सकते, दोज अकाउंट विच रिलेट टू थिंग्स, थिंग्स को तो रिलेट करते हैं लेकिन वो थिंग्स कौन सी होगी, वो चीजें कौन सी होंगी, विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना हम उसको छू सकते हैं। मीन्स जो रिलेटेड टू एक्सपेंस, जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारा नुकसान होता है, जो हमारा फायदा होता है, जो हमारी इनकम होती है, ऐसे अकाउंट को बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। एग्जांपल क्या है, रेंट अकाउंट, कहीं से किसी बिल्डिंग का आप रेंट ले रहे हो तो उसको आप छू सकते हो क्या, नहीं ना। सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, प्रिंटिंग अकाउंट, बैड डेप्ट अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ये सारे अकाउंट के नाम याद कर लेना। क्या कर लेना, याद कर लेना। इसके नाम से पूछा जा सकता है कमीशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है कि रियल अकाउंट में आता है। तो इस तरह से करके इनको याद कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से, ओके। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक आती है, डबल कॉलम कैश बुक आती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आती है, ऑल यानी डी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट है जनरल्स। अब देखो जनरल्स और लेजर में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, ठीक। जनरल क्या होता है, जनरल बच्चों डेली आप गए, आपने पैसा जमा किया, सीधा जनरल में रिकॉर्ड हो गया, डेली रिकॉर्ड बुक, या कह लो इसको प्राइमरी एंड इनिशियल बुक ऑफ रिकॉर्ड, सबसे पहली एंट्री इसी में होती है। या इसको बोल सकते हो डेली ट्रांजेक्शन विच टेक्स प्लेस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जो डेली के ट्रांजेक्शन्स होते हैं सबसे पहले इस बुक में रिकॉर्ड होते हैं, इसी को बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक। ध्यान से इन सारे पॉइंट को, डेली रिकॉर्ड बुक बोलते हैं, प्राइमरी रिकॉर्ड बुक बोलते हैं, इनिशियल रिकॉर्ड बुक बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री बुक बोलते हैं, डेली ट्रांजेक्शन या फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, किसके बारे में, जनरल्स के बारे में। अब लेजर क्या होता है, लेजर जो है बच्चों सेकंड एंट्री होती है या फाइनल एंट्री होती है। ये रिकॉर्ड की जाती है किससे, जनरल के बेस पे, जो जनरल में एंट्री है उनको हम लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल और चीफ बुक ऑफ अकाउंट। इट इज रजिस्टर और बाउंड बुक, बड़ी मोटी सी बुक होती है या बाउंडेड बुक होती है। सेकंड एंट्री या फाइनल एंट्री बुक बोल सकते हैं इसको, है ना। यानी इसके क्या है आंसर हमारा डी, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो जिनमें काफ़ी कंफ्यूजन था और मुझे लगा कि इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, ओके बच्चों। और कल के लिए ऑल द बेस्ट। अगर शाम तक कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। थैंक यू।